यार आपने अक्सर सुना होगा कि वो बच्चा नहीं जो कि अच्छे से पढ़ता है, बल्कि वो बच्चा जो कि पढ़े हुए को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है, लिख पाता है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, उसी के 98 या 99% आते हैं, वही टॉपर होता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है काश शुक्ला। इस वीडियो के जरिए हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि यार आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान या कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर आप लिखने वाले हैं, किस तरीके से लिखना है अपने आंसर्स को, सो दैट यू कैन बी द टॉपर। आपकी जर्नी जो है वो 98% तक कैसे जा पाए। दिस इज वीडियो गोना बी वेरी यूजफुल फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, चाहे आप क्लास 10th के हैं चाहे 12th के हैं। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, बताते हैं आपको कि यार वो बच्चे जो कि 98 या 99% लेकर आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि उन बच्चों को सारे फॉर्मूले याद हो, उन बच्चों को सारे कंसेप्ट क्लियर हो, या उन बच्चों को सारी की सारी एप्लीकेशंस आती हो। लेकिन ये जरूरी होता है कि उन बच्चों को लिखना बहुत अच्छे से आता है। कभी भी आप जाओगे उनके घर पर जाकर बात करोगे तो उनके घर पे जो भी पेरेंट्स हैं या फिर जो उनको ट्यूशन पढ़ाते हैं वो ये बोलते हैं कि यार इतना अच्छा जवाब तो नहीं देता अपने हमारे ट्यूशंस में, या क्लास के जो भी क्वेश्चन पूछते हैं इतने अच्छी तरीके से जवाब तो नहीं देता, लेकिन हाँ बंदे ने लिखा बहुत सॉलिड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो अब जान जाएंगे कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स आर देयर। एटलीस्ट 4 तरीके के आंसर तो होते ही हैं। सबसे पहला पॉइंटर वाइज आंसर्स, जहां पर आपको पॉइंट्स में लिखना होता है। दूसरा पैराग्राफ बेस्ड आंसर, जहां पर आपको पैराग्राफ में लिखना होता है। और तीसरा डिफरेंस बिटवीन 2 एलिमेंट्स या 3 एलिमेंट्स, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड आंसर्स। तो इन चारों को बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंटर वाइज आंसर। देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि यार पॉइंटर वाइज आंसर्स कौन से होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हर एक में आप पॉइंट घुसा दोगे। कहीं पूछा वर्किंग सिस्टम ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो आप वहां पर पॉइंट नहीं घुसा सकते। तो आपको क्वेश्चन देखकर ये समझ में आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर पॉइंटर वाइज आपको लिखना है। और ये बात जो है सबसे ज्यादा हेल्प आपकी करेगा सैंपल पेपर्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल पेपर्स आर देयर इन द मार्केट। अगर आप देखेंगे कि किन किन सैंपल पेपर में क्वेश्चंस के आंसर जो है पॉइंटर वाइज लिखे हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा होगा। देखिए सबसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर आपसे से पूछे हैं एग्जामिनेशन के अंदर, माना 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि यार कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओ इस चीज के, या फिर 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दो रिलेटेड टू दिस थिंग, या फिर ऐसा है कि यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऐसे करके पूछ लिया, तो आप वहां पर 3 4 चीजें बता दोगे। यूज ऑफ ब्लड पूछ लिया तो 3 4 इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है वो बता दोगे। इसके बाद व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस कॉज, तो इस तरीके से आप ये 3 4 चीजें होती हैं जहां पर आप पॉइंटर वाइज आंसर देंगे। देखिए ज्यादातर जो है पॉइंटर वाइज में 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के अमूमन देखे जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 3 ही पॉइंट लिखे। अगर आपको 4 आते हैं, माना ब्लड की वो पूछा हुआ है, यूसेज पूछा हुआ है, और 3 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आपको 4 पता है या 5 भी पता है तो 5 सटीक सटीक यूसेज ऑफ ब्लड आप वहां पर पॉइंटर वाइज मेंशन करिए। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखते हैं तो आपके मार्क्स जरूर आने हैं। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि पहले एक कनेक्टिंग लाइन जरूर ऐड करें। देखिए जब भी आप क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे पॉइंटर वाइज है जहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर जब आप आंसर लिखेंगे तो एक कनेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। द यूसेज ऑफ ब्लड, इस तरीके से द यूसेज ऑफ ब्लड आर एज फॉलोज, जिससे कि आपको जिससे कि एग्जामिनर्स को ये पता चल जाए कि भाई बच्चा क्या बताना चाह रहा है। ये क्या है, ये लाइन जो है आपके पॉइंट्स को क्वेश्चन से कनेक्ट करेगी। यूसेज ऑफ ब्लड्स आर एज फॉलोज। फिर अब आप क्या करेंगे, अब यहां पर पॉइंटर वाइज मेंशन कर देंगे कि भाई पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इस तरीके से आप मेंशन करेंगे। ये कनेक्टिंग लाइन होना बेहद जरूरी है पॉइंटर वाइज के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। फिर हम बात करते हैं पैराग्राफ बेस्ड आंसर। जब भी पैराग्राफ बेस्ड आंसर की बात आती है तो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसके अंदर होते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वो चीज होती है जो कि आपको कनेक्ट करती है क्वेश्चन से। मतलब जैसे ही एग्जामिनर पढ़ना शुरू करता है स्टार्टिंग की 2 3 लाइन, तो उसको समझ में आना चाहिए कि बच्चे ने इसी चीज से रिलेटेड लिखा है। माना आया वर्किंग सिस्टम ऑफ द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का एग्जांपल ले लेते हैं। वर्किंग सिस्टम ऑफ जनरेटर आ गया आपके पेपर के अंदर, तो आप वहां पर जनरेटर की एक डेफिनेशन लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन में, जिससे कि एग्जामिनर को पता चले कि भाई बच्चे को जनरेटर के बारे में पता है, तो आगे उसने जो लिखा होगा वो सही ही लिखा होगा। तो ये एक चतुर चाणक्य वाली तकनीक होती है। फिर जब आप सेकंड पैराग्राफ के अंदर आएंगे तो फिर वहां पर आप लिखेंगे वर्किंग सिस्टम ऑफ द जनरेटर, और वहां पर अच्छे से बहुत अच्छे से डायग्राम भी बनाएंगे विद करेक्ट लेबलिंग।
और जहां जहां लेबलिंग रिक्वायर्ड है वहां जरूर लेबलिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा वर्किंग सिस्टम लिख लिया, और फिर वहां पर आप उसको कंक्लूजन से ऐड करेंगे कि हैंस दिस इज दिस इज द वर्किंग सिस्टम ऑफ द जनरेटर। इस तरीके से मतलब ये क्या होता है, कंक्लूजन कुछ नहीं होता, केवल आपका क्वेश्चन होता है, उसको आंसर की फॉर्म में आपको लिखना होता है। तो इस तरीके से 3 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपके होते हैं पैराग्राफ बेस्ड आंसर में। मतलब वहां तो आपने लिखा व्हाट, यहां पर व्हाई एंड व्हाट वी डिड। इस तरीके से आप सोचकर चलिएगा पैराग्राफ बेस्ड आंसर्स को, और इसी तरीके से अपने एग्जामिनेशन के अंदर लिखिएगा। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन टू एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आ जाता है 3 मार्क्स में भी, 5 मार्क्स में भी, 4 मार्क्स के में भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स एंड टिश्यूज का एग्जांपल लिया है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप डिफरेंस बिटवीन 2 या 3 एलिमेंट या कुछ भी करें, 2 एलिमेंट का मैंने लिया है, डिफरेंस बिटवीन 2 एलिमेंट करा है, तो पहले एक हेडिंग से अपनी टेबल को कनेक्ट करें। डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड टिश्यूज, सेल एंड टिश्यू का मैंने यहाँ पे लिया है, सेल एंड टिश्यू का आप लिया, फिर कोशिश यही करें कि सेल हो गया, टिश्यू हो गया, और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप यहां पर लिख कर चले, कि पैरामीटर्स भी लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं, कि किसके बेस पर आप ये अंतर बता रहे हैं। ये क्या है, ये एक चार चांद लगा देता है आपके आंसर्स में, जब खासकर जब आप डिफरेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं। तो यहां पर देखिए पहले डेफिनेशन आप दे दिए, फिर स्ट्रक्चर आपने दे दिया, प्रेजेंस कहां कहां पर प्रेजेंस होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ग्रोथ कैसी होती है, इनकी वर्किंग क्या होती है, इस तरीके से वर्किंग या फंक्शन, इस तरीके से 7 8 या 5 6 जितने भी आपको पता है आप पैरामीटर्स यहां पर लिखिए, और फिर सेल्स और टिश्यूज लिखिए। ध्यान रखिएगा ये जब आप टेबल ड्रॉ करेंगे तो आप उससे करें, स्केल से करें, स्केल और पेन से। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही हाथ से ड्रॉ कर लें, जैसे कि मैंने भी यहाँ पर स्केल से ड्रॉ करी है। एक बात का और ध्यान रखना, छोटा सा हैक ये भी है कि आप कभी भी यहाँ पर टेबल बंद मत करना, ये इस तरह की टेबल बंद ना करें, बहुत अच्छा नहीं लगता है, अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। बिल्कुल ऐसा फीलिंग आएगा एग्जामिनर को जैसे कि ये एक बुक के अंदर वो पढ़ रहा है। तो ये ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं आपके आंसर्स राइटिंग में, और आपको मतलब एग्जामिनर को मजबूर कर देती है आपको 100 टका मार्क्स देने में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल बेस्ड आंसर, यार ये एक ऐसी चीज है, मतलब इसमें क्या एग्जामिनर आपको पूरे नंबर भी दे सकता है, कई बार ये भी हो जाएगा कि यार अगर 3 नंबर का सवाल है तो एग्जामिनर हो सके 2 नंबर भी दे दे। जैसे मैंने यहाँ पर क्यों देता है, 1 नंबर क्यों काटता है, प्रेजेंटेशन पर। देखो यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल बेस्ड आंसर, जहां पर एक क्वेश्चन ऐसा था कि भाई एक बैटरी कनेक्टेड है 20 वोल्ट के किससे वोल्टेज डिफरेंस से, और एक करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का, तो रेजिस्टेंस बताओ उस सर्किट के अंदर। तो देखिए हमने कितने अच्छे से लिखा है। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, गिवन पे कॉमा लगाकर इस तरीके से वोल्टेज डिफरेंस V इज इक्वल टू 20 वोल्ट, फ्लोइंग करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू वॉट। ध्यान रखिएगा बहुत जरूरी है एक सिमेट्री मेंटेन करना। सिमेट्री कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस भी लिखा है, फ्लोइंग करंट भी लिखा है, रेजिस्टेंस भी लिखा है, और उनके जिससे ये प्रेजेंट किए जाते हैं वो मैंने यहाँ पर भी लिखा है। इसके अलावा 20 वोल्ट, देखिए VOLT वोल्ट पूरा लिखा है, V नहीं लिखा, इसलिए एम्पियर AMPERE एम्पियर लिखा है, A नहीं लिखा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जितने भी इक्वल्स हैं देखिए सारे के सारे एक लाइन में है, बहुत बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इन चीजों से। सारे के सारे इक्वल्स आपको एक लाइन में दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है कि वोल्टेज डिफरेंस यहां लिख दिया, फ्लोइंग करंट यहां लिख दिया, रेजिस्टेंस यहां लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद ऐसे नहीं आप V इजिकल टू आई आर लिख देंगे, आप बताएंगे एग्जामिनर को कि आप ओम्स लॉ भी पढ़कर आए हैं, आपको पता है ओम्स लॉ क्या है। तो यहाँ पे लिखे फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर। फिर यहाँ पर ऑन पुटिंग द गिवन वैल्यूज वी गेट, मतलब हम इस वैल्यू, हम जो भी वैल्यू दी गई है इसके अंदर हम रखते हैं, तो फिर हमें क्या मिलता है, ये मिलता है और इज इक्वल टू ये। और देखिए यहाँ पर इंप्लाइज का निशान भी मैंने नहीं छोड़ा है, मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ी है जो एग्जामिनर कहीं मेरे मार्क्स काट ले। फिर इसके बाद ये 4 ओम आया है, 4 ओम क्या है भाई, 4 ओम क्या है, 4 ओम इज नथिंग बट हमारा आंसर, तो इसको फिर ब्रैकेट में मैंने आंसर से भी क्लोज कर दिया है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे इक्वल्स अलाइंड है, ये सिमेट्री, इन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है जब भी आप न्यूमेरिकल बेस्ड आंसर जो है वो लिखते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। इसके बाद व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स जो आपको फॉलो करने हैं। कोई भी ग्रामेटिकल कोई भी स्पेलिंग एरर बिल्कुल मत करना यार एग्जामिनेशन के अंदर,
खासकर स्टार्टिंग के 4-5 लाइनों में तो बिल्कुल मत करना। उसके बाद जो एक एक और पॉइंट इसके अंदर ऐड कर देता हूं। देखो, जो 4-5 लाइनों से मुझे एक बात याद आई कि 4-5 लाइनें हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके क्वेश्चन को डायरेक्ट कनेक्ट करे। नीट एंड क्लीन डायग्राम विद कंप्लीट लेबलिंग वेरी नेसेसरी। बहुत जरूरी है नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाए और हर एक डायग्राम की लेबलिंग जरूर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जनरेटर का डायग्राम बना दिया ऐसे छोड़ दिया। आपको बताना पड़ेगा कि इनपुट कहाँ है, आउटपुट कहाँ है, किस कहां से वो चक्कर घूमता है। ये पूरी सारी लेबलिंग पूरी होनी चाहिए। डोंट डू एनी रफ वर्क ऑन द पेज यू आर राइटिंग। जिस पेज पर आप लिख रहे हैं नीचे साइड में ऊपर नीचे कहीं भी रफ वर्क मत करो। एक पेज होना चाहिए लास्ट का जहां पर आप रफ वर्क करो। उस पेज पर बिल्कुल एकदम साफ सफाई से लिखना है, साफ सफाई से चीजों को ड्रॉ करना है। जहां भी जरूरत हो फ्लो चार्ट या फिर स्ट्रक्चर या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जरूर डालें। यूज एग्जाम्पल्स यूज करो, थ्योरम यूज करो, डेफिनेशन, डेरिवेशन, एंड रिजल्ट। ये जितने भी है ये बहुत अच्छा होगा अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिखें। कोई एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है बना न्यूटन लॉ का, और कोई न्यूटन लॉ का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। दोनों डिफरेंट है। लेकिन आप बहुत अच्छा होगा जब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिखेंगे जिससे कि एग्जामिनर को आप ये समझा पाए या एग्जामिनर ये समझ पाए कि आप लोग एनसीईआरटी भी पढ़कर आए हैं, कि बच्चे को भाई एनसीईआरटी पता है। इसके बाद जब भी आप कोई डेरिवेशन करें या कोई भी चीज आप बताना चाहे, कोई एंड रिजल्ट आपका है तो उसको हमेशा हाईलाइट करें। जैसे ओम्स लॉ का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर उसका डेरिवेशन आ गया तो फिर लास्ट में v इज इक्वल टू आई आर अगर आपने प्रूव कर दिया तो फिर इसको ऐसे बॉक्स बनाए और फिर यहां पर लिखे हैज प्रूव्ड। इस तरीके से आपको चीजें लिखनी है एग्जामिनेशन के अंदर। तभी देखना एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा आपको 100% मार्क्स देने से, और एक भी नंबर मजाल है जो कोई काट ले आपका। विश यू वेरी गुड लक गाइस। एंड कुछ भी अगर बात है किसी भी चीज से रिलेटेड जो कि आपके बोर्ड एग्जाम पर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रही है और आप चाहते हैं मुझसे उस पर वीडियो बनाना, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, क्योंकि मैं और मेरी टीम कमेंट सेक्शन देखती है। थैंक यू।